हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए मैथ का चैप्टर 3 व्यू। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, मैट्रिक्स का। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक, बिना इंट्रोडक्शन के कोई भी चैप्टर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि आप इंट्रोडक्शन का वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो मेरे अनुसार किसी भी चैप्टर को बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन जिसका क्लियर, उसका समझिए कि 50% उस चैप्टर से क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए। ठीक, आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, व्यू का फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की सख्त से सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हमारा अव्यू। ठीक है, तो अव्यू होता क्या है सबसे पहले समझेंगे हम। देखिए, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। देखिए, समझते हैं हम लोग। सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे तो डिफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, कि किसी भी अवयव को इस बड़े से कोष्ठ से दिखाया जाता है। ठीक है, 2 3 4 3 2 1, ये मान लेते हैं कि इसके एलिमेंट है, अवयव दिए गए हैं। देखिए, इससे बोला जाता है रो। क्या बोला जाता है? रो। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। ठीक, इसको रो बोलते हैं। ठीक, और ऐसे जो लाइन दिया गया इसे बोलते हैं कॉलम। हम क्या बोलते हैं? कॉलम। ऐसे लाइंस को हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक, ये कॉलम हमारा COULM कॉलम। ठीक, आप अगर देखेंगे इसको कॉलम हिंदी में स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये हमारा पहला रो है और ये हमारा दूसरा रो है, तो इसको हम R1 बोल सकते हैं और इसको R2 बोल सकते हैं। ठीक, आई होप आप इतना क्लियर हो गया होगा। ये हमारा पहला कॉलम है तो इसको C1 बोल सकते हैं, इसको C2 बोल सकते हैं, इसको C3 बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे रहेगा वैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं उसके बाद। यही हमारा क्या मैट्रिक्स है, 3 0 1 2। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियर होगा, ये R1 है हमारा, ये R2 है हमारा, और ये क्या है? R3 है। ठीक है, और ये हमारा C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसे कॉलम बोलते हैं, इसे रो बोलते हैं। ठीक है, ये R1 है, R2 है, R3 है, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। ठीक, क्लियर। अब वो कोई बोले कि भाई मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स का डिफिनेशन ले लेते हैं हम लोग। क्या होता है? देखिए, वह विधि जिसमें अवयव को, एलिमेंटों को, अवयव को m क्रॉस n के रूप में लिखा जा सकता है, चाहे लिखा जाता है। वो विधि जिसमें अवयव को m क्रॉस n के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अवयव कहते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए, अगर हम रो को m मान लें तो कॉलम को n लेना पड़ेगा। एक बार समझिए, इसमें रो कितने हैं? 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं? 4 हैं। तो इसे बोल सकते हैं हम लोग 3 क्रॉस 4। तो इसमें m का मान ये है, ठीक है, और n का मान ये है। m क्रॉस n के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए? जैसे में ये देखिए, इसमें रो कितने हैं? 2, और कॉलम कितने हैं? 3, तो इसको 2 क्रॉस 3। इसी को कोटि कहा जाता है। अवयव का क्या कहा जाता है? कोटि। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अवयव का कोटि कहा जाता है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। वह विधि जिसमें अवयव को m क्रॉस n के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अवयव कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, और कैसे लिखते हैं? पहले कोटि को लिखा जाता है। ठीक है, कभी पहले क्या लिखा जाता है? कोटि, सॉरी कोटि, कोटि ऑर्डर, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है। पहले हमेशा लिखा जाता है रो, ठीक है, और बाद में लिखा जाता है कॉलम। ठीक है, यानी R क्रॉस C के रूप में लिखा जाता है। R को ही M बोला जाता है और कॉलम को ही
एन बोला जाता है, ठीक है। तो एम क्रॉस एन कोटि, कोई पूछे कोटि का फॉर्मूला क्या होता है, तो एम क्रॉस एन होता है। क्या होता है वो, एम क्रॉस एन। एम का मतलब रो और एन का मतलब कॉलम। कोई पूछे इसमें कि आपका इसका कोटि बताइए, तो इसमें सबसे पहले रो गिनेंगे, एक रो दो रो, दो लिख देंगे। कॉलम कितना है, एक दो तीन, तो तीन लिख देंगे, दो क्रॉस तीन, इसका कोटि हो गया, ठीक। इसका कोटि एक रो दो रो तीन रो, तो तीन इंटू चार, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका क्या था, आव्यूह। आव्यूह आपको समझ में आ गया, वो विधि जिसमें किसे एम क्रॉस एन के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे समझाया भी आपको, आव्यूह की कोटि लिखा है एक तीन एक माइनस एक, इसको बोलेंगे R1, इसको क्या बोलेंगे हो, R1, और इसको क्या बोलेंगे R2। इसमें कॉलम कितने हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। तो कॉलम जब चार हैं, देखिए पहले दो लिखा है तब चार लिखा था, अभी क्या कोटि कितना होगा, दो क्रॉस चार। इसमें समझाया, देखिए इसमें एक दो तीन चार, चार है तो चार पहले लिख देंगे, एक दो कॉलम है तो दो लिख देंगे, तो चार गुणे दो। वही मैंने आपको क्या समझाया, तो पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं, पहले रो बाद में कॉलम। तो देखिए एक रो दो रो तीन रो चार रो, तो चार पहले एक दो, चार क्रॉस दो, इसको कोटि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ताकि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या समझ लिया, अवयव समझ लिया, अवयव का कोटि समझ लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, हम किसी एम क्रॉस एन कोटि का अवयव को प्रकट करने के लिए ए आई जी एम क्रॉस एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कभी भी किसी भी अगर अवयव को प्रकट करना हो तो हम कैसे करेंगे, कोटि को ए आई जे एम क्रॉस एन, इसका मतलब अभी आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या दिया, अवयव का प्रकार। क्या है हमारा अवयव का प्रकार, ठीक है। पहला अवयव है स्तंभ अवयव, ठीक है। स्तंभ, आप स्तंभ समझते हैं, कोई भी लाइन अगर ऐसे है तो इसको स्तंभ बोला जाता है, ठीक है। हाँ कोई भी लाइन ऐसे है तो इसको क्षैतिज बोला जाता है, आपको इतना तो पता होगा। ठीक है, ये स्तंभ लाइन है और ये हमारा क्षैतिज। देखिए ये स्तंभाकार दिख रहा है, इसको एक लाइन मान लें तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक ही स्तंभ हो। कितने स्तंभ हो, एक। कॉलम की संख्या कितनी है, एक है। अभी मैंने इसको बताया था, इसको स्तंभ बोलते हैं, ऐसे वाले को रो बोलते हैं। तो स्तंभ अवयव किसे कहेंगे, वह अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या कितनी हो, एक हो। स्तंभ की संख्या एक हो और तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्तंभ अवयव कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, और इससे कोटि अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। देखिए पहले एक दो तीन चार, चार कोटि रो है तो चार पहले लिख दिए, और एक स्तंभ है तो चार क्रॉस ए, इतना आपको समझ में आएगा। दूसरा है पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, वह अवयव जिसमें एक पंक्ति हो। कितने पंक्ति हो, देखिए एक पंक्ति हो बस। कितने पंक्ति हैं, एक। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पंक्ति अवयव बोलेंगे, ठीक। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखेंगे वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव किसे कहेंगे, जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। इसमें लिखा है एक अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, ठीक है। बस अब इतना समझ लीजिए, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। एग्जाम्पल भी इधर दिखेगा आपको, देखिए एक बार देखना चाहें, यहाँ देखिए इसमें कितने रो हैं, एक दो तीन रो हैं और तीन ही कॉलम है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ग मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और कोटि कोई पूछ देता, तीन रो है तो तीन क्रॉस तीन, ठीक है। अगला हमारा विकर्ण अवयव, ठीक। विकर्ण अवयव किसे कहेंगे, देखिए वह अवयव, वह वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का मतलब जिसके रो और कॉलम बराबर हो। तो वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं। देखिए क्रॉस दिख रहा है आपको, ये वाला विकर्ण है, इसका क्या है, तो वह अवयव जिसके विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव जीरो है। देखिए सब आपको जीरो दिख रहा है, सब क्या है, जीरो है। तो इससे बोलेंगे विकर्ण अवयव। क्या बोलेंगे वो, जिसके विकर्णों को छोड़कर सभी क्या हो, सभी अवयव जीरो हो, उसे बोलते हैं हम लोग विकर्ण मैट्रिक्स, ठीक है। अगला है अदिश अवयव। यह भी एक क्या है, वर्ग अवयव है, ठीक है। तो वह वर्ग अवयव जिसके विकर्णों को छोड़कर सब जीरो हो, लेकिन एक चीज का अंतर देखिए, विकर्ण अवयव और ये अदिश अवयव में क्या अंतर है, इसके भी विकर्ण जीरो नहीं है, इसके भी विकर्ण जीरो नहीं है, अन्यथा सब जीरो है। तो अंतर ये सब समान है। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं हम लोग, कि वह वर्ग अवयव जिसके विकर्णों के अवयव सब समान हो और अन्य सभी अवयव जीरो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अदिश अवयव बोलते हैं, ठीक है। टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। तो तत्समक अवयव किसे कहेंगे हम लोग, वह विकर्ण वर्ग अवयव, वह विकर्ण अवयव जिसके देखिए इसमें आपको अंतर ये दिखेगा, सब विकर्ण को छोड़कर सब जीरो है। तो यह भी एक विकर्ण अवयव है, लेकिन इसका अंतर यह है कि सभी अवयव एक है। देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दो जीरो तीन जीरो, जीरो दो तीन जीरो 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 दो,
ये हमारा क्या है, ये विकर्ण अवयव है, क्योंकि इसके विकर्ण के सब छोड़कर क्या है, इसमें रूट देखिए, इसका अलग भी अगर अवयव तो कोई मतलब नहीं है, विकर्ण अवयव है हमारा, ठीक। लेकिन अगर सब दो होता, इसको बोलते हैं हम लोग कौन अवयव, अदिश अवयव। अगर सब एक हो जाता तो क्या कहलाता, तत्समक अवयव। ठीक है, तत्समक अवयव जिसके विकर्ण एक हो और अन्य सब क्या हो, जीरो हो, उसे बोलते हैं तत्समक अवयव। ठीक है। और शून्य अवयव किसे कहेंगे, वह अवयव जिसके सभी अवयव जीरो, उसे क्या बोलेंगे, शून्य अवयव। और तत्समक अवयव को आई से सूचित करते हैं, देखिए इसका पहला लेटर क्या है, आई। और जीरो मैट्रिक्स को जीरो से सूचित करते हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे अवयव की समानता। ठीक है, समानता, समानता भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो एकदम आसानी समझ में आएगा समानता क्या होता है। ठीक, जैसे मैं कहीं लिखा 2 4 3 6, ठीक है, और कहाँ लिखा x y 3 z। कोई बोले कि दोनों अवयव क्या है, समान है, तो हमें x का मान बताइए। समान का मतलब अगर जितना अवयव यहाँ होगा वही सेम यहाँ होना चाहिए। x की जगह पर क्या है, 2 है, तो x का मान 2 होगा। 4 देखिए, y की जगह पर क्या है, 4 है। 3 की जगह पर 3 है, और 6 की जगह पर क्या है, z है, तो z का मान कितना होगा, 6। समानता मतलब दोनों जो मैट्रिक्स है ना, दोनों का एलिमेंट क्या हो, समान हो, उसे बोलते हैं समान अवयव, समान मैट्रिक्स। ठीक है। अब हम सीखेंगे, थोड़ा सा इसमें दिया नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको हम सिखा दे रहे हैं कि सही, ये नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे हम लोग, 3.2 पढ़ेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।